हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे? पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, हम मिनरल्स पढ़ चुके हैं जो प्लांट ग्रोथ में नेसेसरी होते हैं। अब हम हार्मोन पढ़ेंगे जो प्लांट ग्रोथ में नेसेसरी होते हैं। उससे पहले हम ये जानेंगे कि ग्रोथ क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन एंड री डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, डेवलपमेंट किसे कहते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जिसके बारे में मैंने अभी बात करी थी, ये चैप्टर उसी के बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बाद फोटोपीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन, इन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, हम लोग अच्छे से जानते हैं, चैप्टर 5 में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट और एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट में, कि स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, ये सब ऑर्डरली सीक्वेंस में ग्रो करते हैं। आपको पता है कि जो रूट होती है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिक होती है, यानी कि अर्थ की तरफ मूव करती है, और जो स्टेम होता है वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिक होता है, तो वो सन की तरफ को मूव करता है, एरियल पार्ट होता है। तो ये फिक्स्ड होती है मोस्ट ऑफ द प्लांट में। जो रूट होती है वो अंडर द अर्थ होती है, ठीक है, और अंडर द सोइल होती है, और जो स्टेम होता है वो एरियल पार्ट होता है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में। मॉडिफिकेशन की बात नहीं कर रही हूँ। तो इसका मतलब ये सारा का सारा जो सीक्वेंस होता है, एक सीक्वेंस होता है, पहले सीड होती है, उसमें प्लीम्यूल और रेडिकल निकलते हैं, उसके बाद प्लीम्यूल से स्टेम और रेडिकल से रूट बनती है। ये एक सीक्वेंस के थ्रू बनता है, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिसमें ये ग्रोथ होती है। तो यहाँ से एक वर्ड आया ग्रोथ। ये क्या है? बेसिकली ये सीक्वेंस है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जो प्लांट में एक सीक्वेंस में होते हैं, ऑर्डरली वे में होते हैं, उनको बोलते हैं ग्रोथ। अब ग्रोथ कैसे होती है? इंटरनली भी हो सकती है ग्रोथ, अंदर हो सकती है प्लांट बॉडी के, या तो एक्सटर्नल हो सकती है, प्लांट बॉडी के बाहर भी ग्रोथ हो सकती है, बाहर के जो सेल्स होते हैं उसमें हो सकती है। देखो, हम लोगों ने ये चीज़ कर ली है कि जो मेल गेमिट होता है फीमेल गेमिट के साथ फ्यूज़ करके जाइगोट बनाता है, ठीक है, और ये जो जाइगोट जो है मैच्योर होके सीड और फिर कंप्लीट प्लांट फॉर्म करता है। एंडोस्पर्म होता है जिससे नरिशमेंट लेते हैं। तो पूरी की पूरी प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस में। और ये जो सीक्वेंस होते हैं हाईली ऑर्डर्ड होते हैं। मेल और फीमेल गेमेट फ्यूज्ड होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, उसी के बाद जाइगोट बनेगा। ऐसा नहीं है कि जाइगोट बनने के बाद फर्टिलाइजेशन होगी। तो एक सीक्वेंस होता है। तो ग्रोथ जो है एक ऑर्डरली सीक्वेंस में होती है, ग्रोथ जो है एक ऑर्डरली सीक्वेंस में होती है। लेकिन हम इसे पहले कर चुके हैं, ये किसी भी प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकती है लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं होती। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सीड है, ठीक है, सीड से हाइपोकोटाइल निकल रहा है, ठीक है, और उसके बाद रेडिकल से रूट बन रही है। यहाँ एपिकोटाइल से क्या बन रहा है? स्टेम बन रहा है। ये कोटिलिडन है इसके, ठीक है, और ये एपिकोटाइल आगे जाके स्टेम फॉर्मेशन, लीफ फॉर्मेशन करेगा, और हाइपोकोटाइल ने इसके रूट फॉर्मेशन कर लिया। तो ये देखो, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ये सेकेंड ऑर्डर हो गया, ये थर्ड ऑर्डर हो गया, और ये फोर्थ ऑर्डर। इसके बाद भी ये प्लांट ग्रोथ होती रहेगी। तो एक ऑर्डरली सीक्वेंस में ये प्लांट ग्रोथ हो रही है। तो ये प्लांट ग्रोथ बेसिकली ओपन होती है। ओपन इन द सेंस कि जो प्लांट होते हैं उनमें कहीं पर भी किसी भी प्लांट पार्ट में हो सकती है ग्रोथ। और ये जो है ग्रोथ लाइफ टाइम चलती है इनकी, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए तो इसमें देखा जाए तो ये जो है डिटर्मिनेट भी होती है और इनडिटर्मिनेट भी होती है। अब ये वर्ड क्या है, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट? डिटर्मिनेट भी होती है ग्रोथ और इनडिटर्मिनेट भी होती है प्लांट्स में। इनडिटर्मिनेट कैसे होती है? क्योंकि जो प्लांट है उसमें कहीं मतलब लाइफ टाइम ग्रोथ चलती है, और कहीं से भी जो नोड होता है, कहीं से भी जो है इसकी जो ब्रांच है वो निकल सकती है। अब डिटर्मिनेट कैसे होती है? जो लीफ का साइज है वो मोस्ट ऑफ द लीव्स सभी जो है इक्वल साइज की होगी। थोड़ा बहुत फर्क तो होता है, लेकिन ज़्यादातर लीव्स क्या है, इक्वल साइज की होगी। उस साइज से ज़्यादा लीफ का साइज नहीं होगा। तो इस तरह से डिटर्मिनेट भी होती है। तो दोनों तरीके से हो सकती है। तो एक्चुअली में अगर हम ग्रोथ को डिफाइन करें तो ग्रोथ को कैसे डिफाइन करेंगे, ग्रोथ की डेफिनेशन हम कैसे देंगे? तो यहाँ पर देखिए, जो ग्रोथ है एक्चुअली में वो है एक इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट्स और इवन एन इंडिविजुअल सेल। तो ये इरिवर्सिबल है, परमानेंट इंक्रीज है। देखो,
अब इसमें इंक्रीज के साथ साथ ग्रोथ में क्या होता है, एनाबॉलिक प्रॉपर्टी भी हो सकती है और कैटाबॉलिक प्रॉपर्टी भी हो सकती है। ठीक है, एनाबॉलिक प्रॉपर्टी जो होती है जहाँ पे मटेरियल फॉर्मेशन होती है, और कैटाबॉलिक प्रॉपर्टी जो होती है जिसमें मटेरियल ब्रेक डाउन होता है। जैसे रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसमें वो कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है दोनों ही प्रोसेस हो सकती हैं, और ये एक्सपेंस ऑफ एनर्जी से होती है। ठीक है, जैसे एक्सपेंशन ऑफ लीफ ग्रोथ है, लीफ का साइज पहले ये होता है, छोटी होती है लीफ, फिर वो ग्रोथ होकर आगे बड़ी हो जाती है। तो ये जो होता है ये पूरा क्या हुआ, इसका ग्रोथ हुआ, और ये इरिवर्सिबल है, दोबारा से लीफ छोटी नहीं होगी। ठीक है, सेनीसेंस हो सकता है लेकिन छोटी नहीं होगी। अब इसमें आगे दिया हुआ है कि जो प्लांट ग्रोथ है वो इनडेटर्मिनेट है, ये मैं बता चुकी हूँ क्योंकि लाइफ टाइम तक होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है थ्रू आउट देयर लाइफ। तो जो मेरिस्टेम होता है, आपको पता है जो मेरिस्टेम होता है प्लांट का, वो सूट एपेक्स पे होता है और रूट एपेक्स पे होता है। ठीक है, ये एपिकल मेरिस्टेम होता है। इसके अलावा लेटरल मेरिस्टेम भी होता है इसमें, जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और बीच बीच में इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी मिलता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पूरी प्लांट की ग्रोथ होती है। जहाँ मेरिस्मेटिक सेल्स होंगे वहाँ पर जो है प्लांट की ग्रोथ होगी और ऐड होती चली जाएगी। तो जो प्लांट में जो ग्रोथ होती है इनडेटर्मिनेट होती है, लेकिन कुछ प्लांट के पार्ट जो होते हैं उसमें डेटर्मिनेट होती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अगर हम देखें कि प्लांट की हाइट के लिए एपिकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है, जबकि अगर हम कहें ग्रोथ के लिए इसके कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इस तरह से जो प्लांट है वो ग्रो करता है, और अगर प्लांट का एपिकल कट कर दिया जाए तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम इसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट देखिए इसका कि जो ग्रोथ होती है वो मेजरेबल होती है, हम उसको मेज़र कर सकते हैं। प्लांट ग्रोथ को कैसे मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए प्लांट ग्रोथ में मान लीजिए, देखिए प्लांट की जो ग्रोथ है या तो वो साइज में होगी, ठीक है, या तो नंबर ऑफ सेल में होगी। ऐसे ही तो हम कहेंगे कि ये तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं या तो साइज इंक्रीज हो रहा है। जैसे एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि जो मेज रूट है उसका जो एपिकल मेरिस्टेम है 1 घंटे में 17,500 न्यू सेल्स बनाता है, जबकि जो वाटरमेलन है वो 350,000 टाइम्स जो है इंक्रीज होता है अपने साइज में। तो देखो पहले वाले में नंबर की बात की गई है, दूसरे वाले में साइज की बात की गई है, लेकिन दोनों ही केस में हम इसको मेजर कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि कितनी ग्रोथ हुई है। और इस ग्रोथ को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है ऑक्सोमीटर, ऑक्सानोमीटर इसका नाम होता है। ये ग्रोथ को मेज़र करने के लिए होता है। बेसिकली इसके सेल में ग्रोथ होती है और इसके जो है साइज़ में ग्रोथ होती है, उसी को हम नापते हैं। अब फेसेस क्या क्या होते हैं ग्रोथ के, किन किन फेसेस में ग्रोथ होगी, तो देखिए इसके फेसेस अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, रूट के केस में हमने पढ़ा था कि रूट का जो है पहले एपिकल मेरिस्टेम रूट कैप होती है, यहाँ पर मेरिस्टेम होता है प्रेजेंट। ठीक है, फिर उसके बाद इलोंगेशन जोन होता है, फिर उसके बाद मैचुरेशन जोन होता है जिसमें रूट हेयर भी प्रेजेंट होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें जोन्स होते हैं, डिफरेंट फेसेस होते हैं। ठीक है, अपेक्स पे होगी, ठीक है, फिर उससे थोड़ा नीचे होगी जहाँ पर ज़्यादा रिच मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा, और जो मेरिस्मेटिक सेल जो होंगे वो छोटे छोटे होंगे, उनमें बहुत सारा प्रोटोप्लाज्म होगा, थिन होंगे, यानी कि प्राइमरी सेल वॉल ही बनी हुई होगी, तो जल्दी जल्दी डिवाइड करेंगे वो। लेकिन जो मैच्योर सेल हो जाएंगे वो थोड़े से इलोंगेटेड होंगे कंपेरेटिवली, उनमें लेस प्रोटोप्लाज्म होगा और उनमें सेकेंडरी वॉल भी क्या है डेवलप हो जाएगी। कुछ कुछ में टर्शरी वॉल डेवलप होकर वो सेल डेड भी हो जाता है, जिसमें हम परमानेंट सेल की बात करते हैं। हमने पढ़ा भी है, जो चैप्टर था 6 चैप्टर था जिसमें हमने एनाटॉमी पढ़ी थी प्लांट्स में, तो उसमें पढ़ा था हमने कि परमानेंट सेल्स जो होते हैं वो बाद में डेड हो जाते हैं। जाइलम, फ्लोएम, ये सब भी पढ़े थे हमने। ठीक है, स्क्लेरेंकाइमा पढ़ा था, तो उसमें ये बताया हुआ था। तो फेसेस ऑफ ग्रोथ जो है डिफरेंट जोन से होकर गुजरती है। सॉरी। अब ग्रोथ रेट क्या होता है, तो ग्रोथ रेट 2 तरह से हो सकता है सेल्स में ग्रोथ। पहले अर्थमेटिक बेबी में भी पहले और मतलब बाद में या पहले ये डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि सेल कैसे डिवाइड कर रहा है उस पर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी हो सकता है उसमें, ज्योमेट्रिक भी हो सकता है। अब अर्थमेटिक कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए 2 सेल है, इसमें दिखाया हुआ है जो 2 सेल हैं ये, ठीक है। अब इनमें से ये सेल जो है ये मैच्योर हो गया, परमानेंट सेल हो गया, तो इसका मतलब ये डिवाइड नहीं करेगा। और ये दूसरा सेल जो है ये मेरिस्मेटिक सेल हो गया, ये डिवाइड करेगा। अब क्या होगा, जब ये डिवाइड करेगा तो ये सेल तो मैच्योर था, परमानेंट सेल था, और ये सेल जो है जब ये डिवाइड किया मेरिस्मेटिक सेल, तो ये परमानेंट सेल बन गया और ये मेरिस्मेटिक सेल रह गया। तो अब ये दोनों सेल डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ एक सेल डिवाइड करेगा। देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि 2 सेल थे,
फिर ये एक सेल डिवाइड किया, फिर ये 2 बन गए, फिर ये 3 सेल डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ ये वाला सेल डिवाइड करेगा, फिर इसके बाद फिर ये वाला सेल डिवाइड करेगा, फिर उसके बाद ये वाला सेल, यानी एक ही सेल डिवाइड कर रहा है, बाकी सेल डिवाइड नहीं कर रहे। लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि 2 सेल हैं वो डिवाइड कर रहे हैं, 4 बना लिया, ठीक है, फिर 4 सेल ने डिवाइड किया तो फिर उसके बाद 8 बना दिया, 8 सेल ने डिवाइड किया तो 16 सेल बना दिए। इस तरह से हर सेल जो है डिवाइड करेगा, यानी कि यहाँ पर जो है मेरिस्मेटिक सेल्स ज़्यादा प्रेजेंट है। अब इसका रियल लाइफ में, अगर हम रियल प्लांट लाइफ में या फिर एनिमल लाइफ में एग्जांपल देखें तो देखो, जो जाइगोट होता है वो क्या होता है, पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से गुजरता है, ज्योमेट्रिक फेज से गुजरता है। एक सेल होता है डिवाइड होकर 2 बना देता है, फिर 4 बनाता है, फिर जो 4 सेल होते हैं वो 8 सेल बनाते हैं, फिर वो 16 बनाते हैं, और ऐसे ही 32 सेल बनाते हैं। उसके बाद क्या होने लगता है, जब एम्ब्रियो स्टेज में पहुंच जाता है जाइगोट, तो वो उसमें क्या है, परमानेंट सेल में और मेरिस्मेटिक सेल में डिफ्रेंशिएशन होने लग जाता है। तो जो उसके परमानेंट सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं करते, लेकिन जो उसके मेरिस्मेटिक सेल्स होते हैं वो फर्दर डिवाइड करते हैं। तो वहाँ पर अर्थमेटिक फेस देखा जाता है। तो ये दोनों ही फेस प्लांट्स में या एनिमल्स में देखने को मिलते हैं। अब देखेंगे कि ये अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक ग्रोथ जो होती है उसमें प्रोग्रेशन कैसा होता है, ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ये जो है ये L नोट है। L नोट क्या हुई, लेंथ हो गई किसी भी प्लांट की टाइम 0 पर, ठीक है। इसके बाद ये L1 पे है, फिर L2 पे है, L3, L4, ऐसे ही ये जो है T टाइम पे LT ग्रोथ हो गई इसकी, ठीक है। और ये जो है ये पूरा रेट ऑफ ग्रोथ है, ठीक है। तो अगर हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे अर्थमेटिक ग्रोथ की, तो लिखेंगे LT इज इक्वल टू L नोट प्लस RT, जहाँ पे LT क्या है, लेंथ है टाइम T के बाद, L नोट क्या है, जब हमने टाइम 0 पे थी लेंथ वो है, और R क्या है, ग्रोथ रेट है, और T है टाइम टेकन। तो यहाँ पर टाइम जा रहा है और यहाँ पर जा रही है हाइट ऑफ द प्लांट। लेकिन अगर यही ग्रोथ कर्व हम ज्योमेट्रिक फैशन में देखें तो वो हमें सिग्मोइड कर्व मिलता है। कैसे मिलता है सिग्मोइड कर्व, देखो, जब स्टार्टिंग में ग्रोथ फेज स्टार्ट होगा तो धीमी होगी, क्योंकि 2 से 4 सेल बन रहे, 4 से 8, तो धीमी प्रोग्रेशन होगा, तो स्लो होता है। लेग फेज जो होता है स्लो फेज, फिर एकदम से क्या होएगा, इंक्रीज होएगा, तो एक्सपोनेंशियल फेज है, ठीक है। लेकिन उसके बाद स्टेशनरी फेज हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो कम हो जाती हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज तो कम हो जाती हैं अवेलेबल रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज जितनी मिलेंगी, जितना प्लांट को एनर्जी मिलेगी उतना ही तो डिवाइड करेगा ना। तो एक स्टेज के बाद जब रिसोर्सेज कम हो जाती हैं तो ग्रोथ जो है स्टेशनरी हो जाती है, तो एक सिग्मोइड कर्व जो है हमें मिल जाता है, ठीक है, जिसमें हम लिखेंगे W1 इज इक्वल टू W नोट ERT। यहाँ पे देखो W1 जो है वो फाइनल साइज है जो इंक्रीज हुआ है टाइम T के बाद में, फाइनल साइज है, और W नोट जो है वो है इनिशियल साइज जो पहले था, R जो है ग्रोथ रेट है, T टाइम है, और E जो है वो बेस है नेचुरल लॉगरिथम का, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ों के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि ग्रोथ कैसी हुई है। तो उसमें 2 चीज़ें जो है, एक तो है एब्सोल्यूट ग्रोथ, ठीक है, और एक है रिलेटिव ग्रोथ। देखते हैं कैसे होता है, लीफ की हेल्प से समझते हैं हम। देखिए यहाँ पर इसमें देखो, ये 5 सेंटीमीटर की कोई लीफ थी, इसका एरिया था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का, और इस लीफ का एरिया था 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ठीक है। अब इसने इंक्रीज़ किया और ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया इसने बना लिया, इसने इंक्रीज़ किया और इसने 55 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया जो है बना लिया। अब यहाँ से अगर हम इसकी मेजरमेंट लेंगे तो जो इसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ होगी, एब्सोल्यूट ग्रोथ जो होगी इसकी, एब्सोल्यूट ग्रोथ जो होगी वो होगी इसकी 10 - 5, यानी कि टोटल कितनी आ जाएगी इसकी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया आ जाएगा एब्सोल्यूट ग्रोथ का। और अगर हम इस लीफ का भी निकालेंगे तो 55 में से हम 50 माइनस करेंगे तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ आ जाएगी। तो हम देखेंगे कि ये जो फिगर है ए और जो फिगर बी है, इनकी जो एब्सोल्यूट ग्रोथ है दोनों की 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रही है, यानी कि दोनों ने सेम एब्सोल्यूट ग्रोथ करी है। समझ में आ गया, यानी कि जो टोटल इसका एरिया बढ़ा है उसमें से जो पहली वाली जो ग्रोथ है, पहले वाला जो एरिया था वो हमने माइनस कर दिया है, तो जितना हमारा निकला है वो एब्सोल्यूट ग्रोथ है, यानी कि ए केस में और बी केस में दोनों की एब्सोल्यूट ग्रोथ जो है वो सेम है। लेकिन अब हम इसकी रिलेटिव ग्रोथ अगर हम देखेंगे, रिलेटिव ग्रोथ किसकी देखेंगे, पहले ए की देखेंगे। तो अगर हम रिलेटिव ग्रोथ देखेंगे, रिलेटिव ग्रोथ के केस में क्या होगा कि जितनी इसने ग्रोथ करी है यानी कि 10 सेंटीमीटर माइनस 5 और अपॉन में जितनी इसकी पहले थी यानी कि 5 × 100 हम कर देंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 100% आ जाएगी।
यानी कि जो इसकी रिलेटिव ग्रोथ है वो 100% हुई है, यानी कि ये 100% अपने साइज में बढ़ गया है। ठीक है, कौन सा फिगर, ए फिगर। लेकिन वही अगर हम इस केस में रिलेटिव ग्रोथ देखेंगे, रिलेटिव ग्रोथ अगर हम बी के केस में देखेंगे तो इसमें हम 55 माइनस 50 अपॉन 50 इनिशियल जो इसकी थी इंटू 100 करेंगे, तो ये कितनी आ जाएगी हमारी 5/50 इंटू 100, और 50 से कट करेंगे तो 2, तो ये आ जाएगी 10%। यानी कि फिगर बी के केस में हमारी जो ग्रोथ आई है रिलेटिव ग्रोथ वो 10% आई है, जबकि इसके केस में हमारी रिलेटिव ग्रोथ कितनी आई थी 100%। तो हम अगर हम क्वांटिटेटिव कंपैरिजन कर रहे हैं किसी भी ग्रोथ का किसी भी लिविंग सिस्टम में, तो हमें दो चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। जब भी हम क्वांटिटेटिवली कंपैरिजन कर रहे हैं तो पहला हमें ध्यान रखना है कि कितनी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है यानी कि कितना इंक्रीज हुआ है। दूसरा हम ये ध्यान रखेंगे कि जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है वो कितना है। तो दोनों ही हमने निकाल के बताया कि एब्सोल्यूट तो ग्रोथ रेट सेम आ रहा था, लेकिन इसमें रिलेटिव ग्रोथ रेट जो है वो डिफरेंट आ रहा था। तो उससे हमें पता लगता है कि हमें दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखना है जब हम किसी भी थिंग का, लिविंग थिंग का क्वांटिटेटिव कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कैसे निकालना है ये हमने बता दिया कि रिलेटिव ग्रोथ को हम परसेंटेज में निकाल सकते हैं और एब्सोल्यूट ग्रोथ को जितना भी हमारी टोटल इंक्रीज है उसमें निकालेंगे। तो ये हमने एरिया के केस में निकाला था 2 लीड्स के। तो दोनों चीज़ को देखना है, क्योंकि अगर एब्सोल्यूट ग्रोथ को हम देखेंगे तो रिजल्ट हमारा गलत आ जाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट ग्रोथ तो दोनों के केस में सेम ही आ रही थी। तो दोनों फैक्टर्स को हम देखेंगे। अब ग्रोथ की क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, मतलब ग्रोथ किस कंडीशन में हो सकती है। तो देखो, इंटरनल फैक्टर होते हैं एक तो ग्रोथ इंक्रीज करने के लिए, इंटरनल फैक्टर हो सकते हैं, दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं। दो तरह का फैक्टर हो सकते हैं ग्रोथ रेट के लिए। इंटरनल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं कि देखिए, जो भी चीज़ प्लांट को ज़रूरत है यानी कि वाटर वो मिले, ऑक्सीजन मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले, मिनरल्स मिले, तो ये सब चीज़ें अगर मिलेंगी प्लांट को अच्छे से तो ये इस केस में जो है ग्रोथ होगी। अब एक्सटर्नल फैक्टर कैसे कौन कौन से हो सकते हैं, लाइट है, क्योंकि सनलाइट बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ग्रेविटी पे भी डिपेंड करते हैं, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करते हैं। तो ये सारे फैक्टर जो है ये एक्सटर्नल फैक्टर हो गए। तो दो तरह से कंडीशन ऑफ ग्रोथ अच्छी होगी। अच्छी कंडीशन में अगर उसे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं वो सारे अवेलेबल हो रहे हैं। दूसरा, जैसे ही एक्सटर्नल फैक्टर बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो रहे हैं, मतलब जितनी कंडीशन है उनकी लेने की, तो उस केस में जो है ग्रोथ के लिए अच्छी कंडीशन मानी जाती है और प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो ये तो था ग्रोथ का। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन एंड री डिफ्रेंसिएशन। देखो, पहले हम पढ़ेंगे डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। देखो, जब प्लांट जाइगोट स्टेज में होता है और जब एम्ब्रियो स्टेज में पहुंचता है तो इसमें ना एक तो परमानेंट सेल हो जाते हैं और एक हो जाते हैं मेरिस्मेटिक सेल। तो जो परमानेंट सेल हो जाते हैं, मान लीजिए लीफ का सेल बन गया कोई, तो वो लीफ ही बनाएगा ना, यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया कि ये सेल अब यही बनाएगा, यही फंक्शन परफॉर्म करेगा और कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन मेरिस्मेटिक सेल्स जो होते हैं वो कोई भी सेल में डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ से जब सेल्स डिवाइड होके ये पता लग जाए कि भाई ये रूट जो है रूट बनाएगी, सूट जो है सूट बनाएगी, और डिफ्रेंशिएट कर दे, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लग जाए सेल, तो उस प्रोसेस को, उस मैचुरेशन की प्रोसेस को डिफ्रेंशिएशन कहते हैं कि सेल जो है डिफ्रेंशिएट हो गए। ठीक है, तो ऐसे सेल में ये उनका रोल स्पेसिफिक हो जाता है कि वो सेल वही चीज़ आगे बनाएगा। ठीक है, जाइलम जाइलम ही बनाएगा, फ्लोएम फ्लोएम ही बनाएगा, या फिर अगर जाइलम फंक्शन कर रहा है वाटर को कैरी करने का, तो वाटर को ही वो सारे सिस्टम तक पहुंचाएगा। तो मतलब उसका रोल क्या है, स्पेसिफाई हो गया, मैच्योर हो गया सेल, उस एक्ट को डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे ये प्लांट है, इसे अपनी ग्रोथ में इंक्रीज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पर तो सारे में परमानेंट सेल है। अब क्या करते हैं, इन्हीं में से कुछ परमानेंट सेल दोबारा से डी डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और वो मेरिस्मेटिक सेल बन जाते हैं, जैसे कि कैम्बियम। ठीक है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। रूट देखो, सेकेंडरी जो वो होता है डाइकोट जो स्टेम होता है उसमें तो कैम्बियम पहले से प्रेजेंट होता है, तो इंटरफेसिकुलर जो कैम्बियम बनता है वो उसका डी डिफ्रेंशिएशन पार्ट है। ठीक है, तो जो परमानेंट टिश्यू डिफ्रेंशिएट होके फिर से जो है मेरिस्मेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उस तरह की प्रोसेस को हम बोलते हैं डी डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, यानी दोबारा से कन्वर्ट हो गए, मेरिस्मेटिक जोन में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल हो गए इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम। ठीक है,
अब डी डिफ्रेंशिएशन के बाद ये जो टिश्यू बने मेरिस्मेटिक टिश्यू से, ये फिर से डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो गए और फिर से इनका स्पेसिफिक फंक्शन हो गया और इन्होंने बोला कि अब हम नहीं करेंगे डिवाइड। तो फिर से जब ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं उसको बोलते हैं रीडिफ्रेंशिएशन, यानी कि ये अपनी वही वाली स्टेज पर दोबारा पहुंच गए। तो ये 3 प्रोसेस है। डी डिफ्रेंशिएशन में मैच्योर हो जाते हैं सेल, ठीक है, और रीडिफ्रेंशिएशन में दोबारा से मैच्योर हो जाते हैं। डी डिफ्रेंशिएशन में जो है मैच्योर सेल्स मेरिस्मेटिक जोन में दोबारा पहुंच जाते हैं। तो ये 3 प्रोसेस है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट करते हैं डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट बेसिकली क्या है? डेवलपमेंट में अगर हम कहें तो ग्रोथ जो हुई है हमारी ग्रोथ, और प्लस में ये जो डी डिफ्रेंशिएशन था, रीडिफ्रेंशिएशन था, ठीक है, और फिर से डी डिफ्रेंशिएशन और रीडिफ्रेंशिएशन था, ये सारी जो प्रोसेस है वो डेवलपमेंट कहलाती हैं। यानी कि जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उसकी लाइफ साइकिल में जर्मिनेशन से लेकर सीड से लेकर सेनीसेंस तक, तो उस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। एक्चुअली में ग्रोथ जो है वो मेजरेबल अमाउंट में होती है, लेकिन हम डेवलपमेंट को मेजरेबल अमाउंट में नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन डायग्रामेटिक वे में हम उसे रिप्रेजेंट जरूर कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है कि मेरिस्मेटिक सेल जो है वो प्लाज्मेटिक ग्रोथ करा, ठीक है, और उसके बाद सेल डिवीजन हुआ, ठीक है, फिर से मेरिस्मेटिक जोन में चले गए वो। तो मेरिस्मेटिक सेल तो ये करते रहते हैं। कुछ सेल्स जो है वो डिफ्रेंशिएट कर गए तो वो किस में चले गए? मैच्योर सेल में, और मैच्योर सेल कहाँ चला गया? सेनीसेंस और डेथ में, ठीक है। लेकिन कुछ सेल्स क्या हुए? एक्सपेंड हुए इसी में से, ठीक है, और उसके बाद मैच्योर हुए, फिर वो मैच्योर सेल में चले गए। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस में, डिफ्रेंशिएशन की प्रोसेस में क्या है, वो दोबारा कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैच्योर सेल्स बनते हैं, ठीक है। और तो ये 2 प्रोसेस जो है इसमें होती है, और यही सीक्वेंस जो है थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, प्लांट की लाइफ साइकिल में चलता रहता है। अब एक और इसमें टर्म दी हुई है प्लास्टिसिटी। अब ये प्लास्टिसिटी क्या होती है? एक्चुअली में क्या है, तो होता है कुछ जो प्लांट होते हैं वो फॉलो करते हैं डिफरेंट पाथवे इन रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। ये एक फैक्टर है, एनवायरनमेंट के रेस्पॉन्स में भी कर सकते हैं, और फेसेस ऑफ देयर लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। कैसे? आपने अगर कोरिएंडर देखा होगा तो जो उसकी लीफ है वो इस तरह से होती है जब वो छोटा होता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसकी लीफ कुछ इस तरह से हो जाती है, कोरिएंडर की लीफ। तो यानी कि जो उसका जुवेनाइल फेस था उसमें ऐसी होती है और अडल्ट फेस में ऐसी होती हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिखाया हुआ है आपको लर्कस्पर का। लर्कस्पर में जुवेनाइल फेस में ऐसी होती हैं और अडल्ट फेस में ऐसी होती हैं। इसी तरह कॉटन में भी जुवेनाइल और अडल्ट फेस में डिफरेंट लीफ स्टाइल होती है। तो हेट्रोफिली देखी जाती है कॉटन में, कोरिएंडर में और लर्कस्पर में, इनकी स्टेजेस ऑफ लाइफ पे। यानी कि जुवेनाइल फेस में उनकी अलग होगी लीफ का स्ट्रक्चर और अडल्ट फेस में अलग होगा। तो ये तो हो गया 3 एग्जाम्पल अलग। लेकिन जो बटर कप है, देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है, इसको रेननकुलस भी बोलते हैं बटर कप को, ठीक है, मैं लिख देती हूँ, इसको बटर कप को रेननकुलस भी बोलते हैं। रेननकुलस इसका साइंटिफिक नेम है। इसमें क्या होता है कि अगर ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में है, अगर ज़मीन पे लगा हुआ है तो इसकी लीफ इस तरह से होगी, और अगर ये वाटर हैबिटेट में लगा हुआ है तो इसकी लीफ इस तरह से होगी। यानी कि ये अपनी जो लीफ का स्ट्रक्चर है वो एनवायरनमेंट के चेंज के हिसाब से बदलता है। जबकि जो मैंने 3 एग्जांपल पहले बताए हेट्रोफिली के, कॉटन, कोरिएंडर और लर्कस्पर, वो अपने लाइफ के फेसेस में चेंज होते हैं, जुवेनाइल और अडल्ट फेस में अपनी लीफ का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं प्लास्टिसिटी के। 2 तरीके हैं कि या तो वो अपना पाथवे एनवायरनमेंट के रेस्पॉन्स में चेंज करेगा, या तो फेसेस में, अपनी लाइफ के फेसेस में चेंज करेगा, और इस प्रोसेस को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। एग्जाम्पल जो हेट्रोफिली के हो गए वो कॉटन, कोरिएंडर और लर्कस्पर है, ठीक है। और अगर हम एनवायरनमेंट के केस में लें तो बटर कप, जिसे हम रेननकुलस भी बोलते हैं। तो आगे करते हैं हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो कि प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, तो ये 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स, यानी कि जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। दूसरे होते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, यानी कि जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो इन दोनों में आ जाते हैं। तो जो प्रमोटर होते हैं उसमें आता है ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइन। ये जो 3 होते हैं ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। जबकि जो इनहिबिटर होता है वो होता है एब्सिसिक एसिड।
एब्सिसिक एसिड, ठीक है। जबकि एक हार्मोन होता है इथाइलिन, वो दोनों होता है, वो प्रमोटर की तरह भी एक्ट करता है और इनहिबिटर की तरह भी एक्ट करता है, अपने रोल चेंज कर लेता है वो कहीं कहीं अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये होते हैं तीन जो हार्मोन है ऑक्सिन, जो हमारी बुक में दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, उसके अकॉर्डिंग ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं। जबकि एब्सिसिक एसिड जो है वो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होता है, जबकि इथाइलिन प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों होता है, ठीक है। अब देखिए ये किसके डेरिवेटिव होते हैं, यानी कि किससे डराइव होते हैं। तो पहले हम ऑक्सिन के बारे में पढ़ेंगे, इसको इंडोल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो है वो नेचुरल ऑक्सिन होता है, ठीक है, और ये एडिनाइन डेरिवेटिव होता है, ठीक है, एडिनाइन डेरिवेटिव होता है ये। दूसरा काइनेटिन या फिर साइटोकाइनिन हम जिसको बोल सकते हैं, ये जो होता है ये प्यूरिन डेरिवेटिव होता है, और ये N6 फरफुरिल अमीनोप्यूरिन इसको बोलते हैं, ठीक है, और काइनेटिन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो है साइटोकाइनिन इसका डेरिवेटिव होता है। एब्सिसिक एसिड जो है वो कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव होता है, जबकि जो जिब्रेलिक एसिड है वो टेरपीन डेरिवेटिव होता है। जो इथाइलिन होता है वो गैस होता है, और ये मिथाइलिन का डेरिवेटिव होता है, मिथाइलिन से बनता है इथाइलिन, ठीक है। तो ये जो है इनके डेरिवेटिव हो गए। जो ऑक्सिन है वो एडेनाइन डेरिवेटिव है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ठीक है। और ये जो है साइटोकाइनिन जो है वो प्यूरिन डेरिवेटिव है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव है, जिब्रेलिक एसिड टेरिपीन्स जो होते हैं ऑयल्स होते हैं मोस्टली डेरिवेटिव्स है, और जो इथाइलिन है वो मिथाइलिन डेरिवेटिव है। अब ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं ये किस तरह से काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो पहले पढ़ते हैं इनकी डिस्कवरी कैसे हुई। हर हार्मोन की पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सिन की, ठीक है, कि ऑक्सिन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो देखो इसके पीछे ये जो आपको दिख रही है ना कैनरी ग्रास है, कैनरी ग्रास है। कैनरी ग्रास के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, किसने एक्सपेरिमेंट किया था? चार्ल्स डार्विन। और आप लोग सही समझ रहे हैं, ये वही डार्विन थे जिन्होंने बताया था कि बंदर जो है वो इंसान के पूर्वज होते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये डिस्कवरी इन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर की थी, फ्रांसिस डार्विन। दोनों ने इन्होंने एक्चुअली में डिस्कवरी तो फ्रांसिस डार्विन की थी, लेकिन क्योंकि चार्ल्स डार्विन बहुत फेमस थे तो इन्होंने दोनों ने अपना नाम लगाया ताकि रिकॉग्नाइज किया जा सके इस एक्सपेरिमेंट को। इन्होंने क्या किया, एक ग्रास ली, कैनरी ग्रास, ठीक है, और सनलाइट पास कराई। जैसे कि जो हाउस होते हैं उनमें कई बार ऐसा होता है ना, खिड़की होती है वहाँ से आ रही होती है, तो कैनरी ग्रास लगी हुई थी, तो देखा कि जहाँ से रोशनी आ रही है ना, तो ये कैनरी ग्रास उसकी तरफ को मुड़ गई। इससे पता लगा है कि इसके अंदर कुछ तो ऐसा मटेरियल है जो फोटोटिक होता है, यानी कि फोटो लविंग होता है, फोटो ट्रोपिज्म शो करता है। ट्रोपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट, फोटो मतलब लाइट की तरफ, फोटोट्रोपिज्म यानी कि लाइट की तरफ मूवमेंट। तो इन्होंने कहा कि इसकी टिप में ज़रूर ऐसा कुछ है, तो इन्होंने क्या किया, इसकी टिप को कट कर दिया। अब इसकी टिप को कट कर दिया, उसके बाद इन्होंने फिर से किया, तो फिर इन्होंने ये बेंट नहीं देखा। लेकिन जब इन्होंने इसकी टिप को कट किया और यहाँ पर एक उन्होंने ग्लिटिन लगा दी, जेल लगा दिया यहाँ पर, और फिर से उसको रखा, तो देखा फिर से वो बेंट हो गई। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि फोटो की तरफ, जो लाइट की तरफ है, वो बेंड करने पर, मूवमेंट करने पर उसको प्रेशराइज कर रहा है। और वो कहाँ होता है, तो उन्होंने बाद में इसको आइसोलेट किया, और किससे किया, कोलेप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। और ओट का जो इसमें यहाँ पे जो ओट सीडलिंग है उसका नाम है एविना सटाइवा, एविना सटाइवा, जिस ओट प्लांट से इन्होंने लिया था इसको। और यहाँ से इन्होंने ऑक्सिन को आइसोलेट किया था F.W. वेंट ने, इन्होंने नहीं किया था, इन्होंने तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया था कैनरी ग्रास पर। तो F.W. वेंट ने पहले इसको निकाल लिया इसमें से, और इस जो सब्सटेंस को जो इन्होंने निकाला उसको नाम दिया उन्होंने ऑक्सिन। एक और चीज़, यहाँ पर जो ऑक्सिन है ये पीछे की साइड, यहाँ की साइड प्रेजेंट होता है, लाइट जिधर की तरफ वो बेंट होता है उधर की साइड प्रेजेंट नहीं होता, उससे दूसरी तरफ को, अंधेरे की साइड को प्रेजेंट होता है, लाइट की साइड को प्रेजेंट नहीं होता, और जो लाइट की साइड को बेंट करता है, ठीक है, तो इस तरह से प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से इस तरह से डिस्कवरी हुई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऑक्सिन की। लेकिन सबसे पहले इसको कोगल और स्मिथ ने निकाला था ह्यूमन यूरिन से। अब आप कहोगे कि ह्यूमन यूरिन से कैसे निकला, क्योंकि ह्यूमन भी खाते हैं प्लांट्स, ठीक है। तो पेलेग्रा का मरीज़ था तो उसके यूरिन से निकाला था कोगल एंड स्मिथ ने, ठीक है। नेक्स्ट, जिब्रेलिन की डिस्कवरी कैसे हुई, तो इसकी डिस्कवरी के पीछे एक फुल सा रीज़न है। अभी देखो क्या रीज़न है, देखो एक्चुअली में ये जो डिस्कवरी है ये जापान में हुई,
उनके एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ई कुरोसावा। उन्होंने देखा कि एक राइस का सीडलिंग है और ये जो राइस का सीडलिंग है इसने अपने आप से ज़्यादा ग्रोथ ले ली है। ये पेल पड़ गया है, पेल का मतलब थोड़ा जो कलर था उससे हल्का कलर, जो रियल कलर होता है उसका, उससे हल्का कलर। दूसरा ये स्टेराइल हो गया, यानी कि इसमें जो सीड्स हैं वो नहीं बन रहे, ठीक है। और ये लॉन्ग हो गया, इसमें 3 कैरेक्टर देखे। तो उन्होंने कहा कि भाई एक्चुअली में सीड चाहिए, सीड तो बन नहीं रहे, तो सीड तो बना नहीं रहा है, लंबा हो गया, तो ये पागल हो गया, फुलिस हो गया। बेकेन, जापान में बेकेन का मतलब होता है फुलिस, तो उन्होंने बोला बेकेन डिसीज़ है ये तो। और जब इन्होंने इसको आइसोलेट करके देखा उस सब्सटेंस को, तो देखा एक फंजाई है ये तो, और उस फंजाई का नाम था जिब्रेलिन फ्यूजिकुराई। और ये एस्कोमाइसिटीज़ जो होती है ना, फंजाई की क्लास, उससे रिलेटेड होती है एस्कोमाइसिटीज़ से। तो देखा कि इस फंजाई की वजह से ये जो प्लांट है ये फुलिस हो गया, तो उसको बेकेन डिसीज़ का नाम दे दिया। और जब इसको देखा तो जिब्रेलिन फ्यूजिकुराई जो थी उसमें थी, ठीक है। और इससे जो सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट किया जो उसकी प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसका नाम रखा गया जिब्रेलिक एसिड। तो इस तरह से जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवरी हुई। तो हमने 2 डिस्कवरी पढ़ ली अब तक, ऑक्सिन की डिस्कवरी और जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवरी। अब हम आगे पढ़ेंगे साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है। ये भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और ये भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, साइटोकाइनिन भी। तो एफ स्कूग और उसके कोवर्कर काम कर रहे थे, किस पे काम कर रहे थे, तंबाकू स्टेम के कैलस पे। उन्होंने एक मीडियम लिया हुआ था, टेस्ट ट्यूब, और वहाँ पर कैलस उगाया हुआ था। तो इन्होंने देखा कि कैलस उग नहीं रहा, कैलस मतलब ग्रोथ नहीं कर रहा। तो इन्होंने क्या किया, इसमें ऑक्सिन के साथ साथ एक्सट्रैक्ट डाल दिया, किसका, कोकोनट मिल्क, या तो डीएनए का, ठीक है, या तो वेस्कुलर टिश्यू का, या तो यीस्ट का। तो देखा कि ग्रोथ बड़ी अच्छी हो रही है। तो फिर उसके बाद जो स्कूग एंड कोवर्कर यानी कि मिलर थे, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये जो कोकोनट मिल्क है, या फिर एक्सट्रैक्ट है वेस्कुलर टिश्यू का, या फिर यीस्ट एक्सट्रैक्ट है, या फिर डीएनए, इसमें कुछ सब्सटेंस है। और मैंने आपको बताया भी था कि ये प्यूरिन डेरिवेटिव होता है। तो कुछ सब्सटेंस है जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ग्रोथ करा देता है। और बाद में उन्होंने उस सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट किया, इसका नाम दिया काइनेटिन, एंड उसको साइटोकाइनेसिस बोला गया, ठीक है, साइटोकाइनिन बोला गया। तो इस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई साइटोकाइनिन की, ठीक है। उसके बाद एब्सिसिक एसिड का क्या हुआ, ये अलग अलग जगह पे डिस्कवरी हुई, 3 डिफरेंट काइंड के हुए, जिनका नाम था इनहिबिटर बी, एब्सिसिन 2 और डोरमिन। ये 3 थे, 1, 2 और 3। ये 1960 मिड 1960 की बात है, और तीनों अलग अलग जगह पे डिस्कवर हुए। फिर साइंटिस्ट ने देखा कि ये तीनों तो एक ही चीज़ है, उनको अगर केमिकली आइडेंटिफाई करा जाए तो तीनों एक ही चीज़ है, और उन सबका नाम दे दिया एब्सिसिक एसिड। तो इस तरह से एब्सिसिक एसिड की खोज हुई। अब आता है इथाइलिन। इसकी डिस्कवरी बड़ी इंटरेस्टिंग सी थी, कजन्स थे साइंटिस्ट। उन्होंने देखा कि ऑरेंज एक, ठीक है, ऑरेंज रखा हुआ है और उसके पास रखे हुए हैं बनाना रखे हुए हैं। तो उन्होंने देखा कि जब ये राइप ऑरेंज है, इसके पास जो बनाना रखे हुए थे वो रो थे, कच्चे थे। तो देखा कुछ समय के बाद ना ये बनाना पक जाते हैं, और इससे जो वोलेटाइल सब्सटेंस निकलता है ना ऑरेंज से, वो इन बनाना को पकाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि जो वोलेटाइल सब्सटेंस, गैसेस सब्सटेंस निकल रहा है इससे, उसका नाम है इथाइलिन। और ये जो है इनको पकने में, इनकी राइपनिंग के लिए हेल्प करता है, ठीक है। और इस तरह से जो ये पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है इथाइलिन, इसकी डिस्कवरी हुई। तो ये थी तीनों की डिस्कवरी। कि ऑक्सिन की डिस्कवरी कैसे हुई, कैनरी ग्लास पे एक्सपेरिमेंट किया, जापान में फ्यूजिकुराई जो ई कुरोसावा था उन्होंने डिस्कवर किया जिब्रेलिन को, एप्सकूग ने साइटोकाइनिन को, और ये एब्सिसिक एसिड 3 जगह पे अलग अलग डिस्कवर हुआ। कजन्स ने इसको डिस्कवर किया इथाइलिन को। अब हम जानेंगे कि रोल क्या है इनके, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के रोल क्या है, कैसे ये वर्क करते हैं। तो पहले हम आते हैं ऑक्सिन पर, ठीक है। ऑक्सिन के ऊपर चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने कैनरी ग्रास पे एक्सपेरिमेंट किया था ना, वही वाला ऑक्सिन है ये 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल और एक होते हैं सिंथेटिक। नेचुरल जो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड नेचुरल है, ठीक है। इसके अलावा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ये भी क्या है, नेचुरल है।
इंडोल ब्यूटरिक एसिड ये भी क्या है, नेचुरल है, लेकिन सिंथेटिक कौन सा है, ये 2,3-डी, सॉरी मैंने गलत बोल दिया दोबारा से। ये इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटरिक एसिड जो है ये नेचुरल है, और जो ये नेफ्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-डी जो है ये सिंथेटिक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये सिंथेटिक ऑक्सीजन है जो सिंथेटिक वे में बनाए जाते हैं। अब ये हेल्प किस में करता है, तो ये हेल्प किस में करेगा, जो गार्डनिंग होती है, गार्डनिंग में इसका बहुत हेल्प होता है। कैसे होता है, देखो बेसिकली एपिकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये टिप पर प्रेजेंट होता है, रूट टिप पे और सूट टिप पर। बेसिकली इसका काम तो रूट में होता है, लेकिन सूट टिप पर भी ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एपिकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा ये काम क्या क्या करता है, अब देखो अगर स्टेम को कट कर दिया जाए और स्टेम कटिंग लगा दी जाए तो ये रूट इनिशिएशन में हेल्प करता है ऑक्सीजन। तो पहला इसका ये काम हो गया कि ये जो है स्टेम कटिंग के बाद रूट इनिशिएशन में जो है हेल्प करेगा। दूसरा, ऑक्सीजन प्रमोट करता है पाइनएप्पल की फ्लावरिंग को। ठीक है, तो पाइनएप्पल में फ्लावरिंग कराता है ये। दूसरा, ये ओल्डर लीव्स में तो सेनिसेंस कराता है, लेकिन जो अनमेच्योर होती है, अर्ली स्टेज होती है, उसमें सेनिसेंस को रोकता है। यानी ओल्डर में कराता है और जो यंग होती है उनमें रोकता है सेनिसेंस को। ठीक है, अगर इसकी में एपिकल जो इसका रीजन है उसको हटा दिया जाए तो लेटरल इसको प्रमोट करता है, लेकिन ये एक्चुअली में ऑक्सीजन नहीं करता, बल्कि ऑक्सीजन का प्रभाव कम हो जाता है इससे। यानी एपिकल डोमिनेंस अगर हट जाएगा तो बाकी चल जाएगा ना। तो साइटोकाइनिन बेसिकली इसमें हेल्प करता है, जो लेटरल वाला होता है, लेकिन एपिकल डोमिनेंस हटाने से हेल्प होती है गार्डनिंग में, हेज मेकिंग की प्रोसेस और टी मेकिंग की प्रोसेस में। टी मेकिंग की प्रोसेस नहीं कह सकते, टी ग्रो करने की प्रोसेस में हेल्प होती है, क्योंकि उसकी लेटरल ब्रांच जो है उससे ग्रो होती है। ऑक्सीजन जो है पार्थेनोकार्पी भी इंड्यूस करता है किसमें, टोमेटोज में। ठीक है, और ये 2,4-डी जो है ये एक नेचुरल हर्बिसाइड्स है। ये क्या करती है, किल करती है डाइकोटिलेडन वीड्स को। तो मोनोकोटिलेडन जो प्लांट्स होते हैं मैच्योर, उनको कोई इफेक्ट नहीं करती, इसलिए जो वीड फ्री लॉन होते हैं ना गार्डनर जो बनाते हैं, उसमें ये हेल्प करती है। अगर हम ऑक्सीजन का स्प्रे कर दें तो उसमें से वीड जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। दूसरा, ऑक्सीजन ऑल्सो हेल्प करता है जाइलम डिफ्रेंसिएशन में, और सेल डिवीजन में भी ये हेल्प करता है। तो ये उसके कुछ यूजेस थे। ठीक है, गार्डनिंग में बेसिकली इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत फास्ट है तो आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं दोबारा से। अब हम बात करेंगे जिब्रेलिन की। तो अभी तक जो है हंड्रेड्स ऑफ जिब्रेलिन जो है वो रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जैसे कि जिब्रेलिन A1, जिब्रेलिन A2, जिब्रेलिन A3, लेकिन जो सबसे पहले जिब्रेलिन डिस्कवर हुआ था वो जिब्रेलिन A3 था। ठीक है, सारे जिब्रेलिन एसिड होते हैं, तो ये एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, एक्चुअली में इनका सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो ग्रोथ का होता है। ये इलोंगेशन करते हैं, यानी कि लंबा करने का काम करते हैं। ठीक है, लंबा करने का काम करते हैं। तो अगर एप्पल छोटा है और इस पर हमने जिब्रेलिन छिड़क दिया तो एप्पल क्या हो जाता है, इलोंगेटेड हो जाता है। ऐसे ही ग्रेप्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे ग्रेप्स लगे हुए हैं, लेकिन जब हमने इस पर जिब्रेलिन डाल दिया तो ये ग्रेप्स कैसे हो गए, लंबे लंबे हो गए। ठीक है, तो ये जो मार्केटिंग वाली इंडस्ट्री है उसमें बड़ा हेल्पफुल होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो प्लांट है उसका साइज, सॉरी जो ये फ्रूट्स हैं उनका साइज जो है ये बढ़ा देता है। दूसरा, जो शुगर केन होती है उसमें इलोंगेशन करा देता है नोड्स इंटरनोड में। अभी हमने पढ़ा था ना कि जो फ्यूजिकोराई है वो जिब्रेलिन की वजह से होता है डिसीज़। जिब्रेलिन फ्यूजिकोराई जो होती है फंजाई, उसकी वजह से उसमें से निकाला था ना, तो इलोंगेशन ही तो कर रहा था वो राइस प्लांट का। तो यहाँ पर भी क्या होता है, इलोंगेशन। तो सीड जो ये शुगर केन होती है उसका इतना स्ट्रॉन्ग मतलब जो इतना स्टेम इलोंगेशन कर देती है कि उसमें कम से कम जो 20 टन्स पर एकड़ का बेनिफिट होता है, इतना इलोंगेट कर देता है ये। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये ज़्यादा टाइम तक के लिए फ्रूट को रिटेन कर देता है ट्री पे, तो मार्केट पीरियड बढ़ जाता है। दूसरा, ये मॉल्टिंग प्रोसेस में भी हेल्प करता है ब्रीविंग इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, ये जो है मैच्योरिटी पीरियड, बस इसका जो एक रोल है जो इसके काम से अपोजिट होता है वो होता है स्पेयरिंग ज्वेलाइन कोनिफर विद जिब्रेलिनिक हास्टन द मैच्योरिटी पीरियड। तो इसमें क्या करता है कि अर्ली स्टेज में ही सीड प्रोडक्शन करा देता है। तो ये सिर्फ इसका थोड़ा डिफरेंट रोल है, बाकी तो सारे सेम ही रोल है। दूसरा, ये बोल्टिंग प्रमोट करता है। अब ये बोल्टिंग क्या होती है, ये रोस्टेड हैबिट वाली जो होती है, जैसे कि गोभी आपने सुना होगा, पत्ता गोभी जो होती है उसमें जो होते हैं नोड इंटरनोड इतने पास पास होते हैं कि जो उसका लीफ है ना वो ऐसे बंद हो जाती हैं, आपस में बंद हो जाती हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या कराता है, ये बोल्टिंग करा देता है। बोल्टिंग यानी कि जैसे इसके नोड और इंटरनोड पास पास थे ना, तो फिर क्या होते हैं इसके नोड और इंटरनोड
दूर दूर हो जाते हैं इसके नोड, तो दूर दूर हो जाते हैं इसके नोड और यहाँ लीफ होती है, तो इसमें जो है जो गोभी वगैरह है वो अच्छे से बन नहीं पाती है, ख़राब कर देता है इनको, जैसे कैबेज है जो ख़राब कर देता है उनको। तो रोस्टेड हैबिट वाली जितनी भी वेजिटेबल्स होते हैं उनमें ये क्या करा देता है, बोल्टिंग करा देता है, यानी कि उसके नोड्स को थोड़ा इंटर नोड को बड़ा बड़ा कर देता है, नोड्स दूर दूर हो जाते हैं तो ख़राब कर देता है। फ्लावरिंग में हेल्प करता है इससे, क्योंकि एक्चुअली में फर्स्ट ईयर में जो है इन सब्जियों में, वेजिटेबल्स में रोस्टेड हैबिट आती है और ये वेजिटेबल्स देती हैं। दूसरी जो साल होता है इनमें ये फ्लावरिंग करती हैं, तो फ्लावरिंग में बोल्टिंग हो जाती है, तो बेसिकली ये काम करती हैं ये। दूसरा नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है वो ऑक्सिन जैसा ही कुछ कुछ काम करता है, इवन ऑक्सिन से बढ़कर काम करता है। ये भी प्लांट ग्रोथ जो है वो को प्रमोट करता है, प्लांट ग्रोथ को। और ये मैंने बता दिया था कि जिटिन जो है कॉर्न कर्नल, कोकोनट मिल्क, इन सब से इसकी डिस्कवरी हुई थी, जिसे इसका नाम होता है, ये जो होता है डेवलप करता है सूट बर्ड्स को, यंग फ्रूट्स को। और ये पाइनएप्पल में भी फ्लावरिंग कराता है, फ्रूटिंग भी कराता है ये, ठीक है। ये क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट लीव्स में ये इंक्रीज करता है, सूट ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, लेटरल के लिए मैंने बताया था ना, ऑक्सिन किसके लिए होता है, एपिकल के लिए, लेकिन एपिकल को हटा देते हैं तो साइटोकाइनिन हेल्प करता है। ये प्रमोट करता है, न्यूट्रिशन मोबिलाइजेशन में हेल्प करता है, डिले करता है लीफ सेनिसेंस को। ऑक्सिन भी डिले कर रहा था, लेकिन मैच्योर लीफ में तो वो सेनिसेंस करा भी रहा था, यंग लीफ में वो क्या कर रहा था, डिले कर रहा था, लेकिन ये डिले कर देता है लीफ सेनिसेंस को। तो ये थे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब हम पढ़ेंगे इथाइलिन, जो दोनों होता है, रेगुलेटर भी होता है और इनहिबिटर भी होता है। ये सबसे पहले तो फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है, ये बता दिया था, और इसी से इसकी डिस्कवरी हुई थी, है ना, इसी से डिस्कवरी हुई थी इसकी। दूसरा ये जो है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग कराता है, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस कराता है, एपिकल हुक बना देता है। तो एक्चुअली में ये इसका बायो ऐसे भी होता है, इसमें क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराता है, इसको स्वेलिंग करा देता है और हुक जैसी फॉर्मेशन करा देता है। तो ये इसका बायो ऐसे भी है एक्चुअली में इथाइलिन का, ठीक है। अब ये किस में हेल्प करता है, ये ब्रेक करता है सीड को और बड डोरमेंसी को, इनिशिएट करता है जर्मिनेशन पीनट सीड्स में, और स्प्राउटिंग कराता है पोटैटो ट्यूबर्स में। जबकि अगर ऑक्सिन का स्प्रे कर देना तो पोटैटो ट्यूबर्स में स्प्राउटिंग नहीं होती है। तो ये भी ध्यान रखना है, दोनों के एक दूसरे के जो अपोजिट वाले जो एक्शन है वो भी ध्यान रखने। अब ये क्या करता है, डीप वाटर राइस में ना इलोंगेशन कराता है, इंटरनोड को इलोंगेट कराता है। इंटरनोड इलोंगेट कराने का जो काम है वो बेसिकली जिब्रेलिन एसिड करता है, लेकिन यहाँ पे कौन करा रहा है, इथाइलिन। कहाँ करा रहा है, राइस प्लांट में, अंडर वाटर, वाटर के नीचे। इथाइलिन जो है रूट ग्रोथ को भी प्रमोट करता है और रूट हेयर फॉर्मेशन करता है। रूट ग्रोथ को बेसिकली कौन प्रमोट करता है, ऑक्सिन। तो ये ऑक्सिन सिमिलर जैसा काम है इसका, लेकिन ये रूट हेयर फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। क्यों रूट हेयर फॉर्मेशन कराता है, ताकि जो उसका एब्जॉर्प्शन एरिया है, वाटर का एब्जॉर्प्शन एरिया है, उसको इंक्रीज कर सके। यानी कि वाटर में, जहाँ वाटर है ना वहाँ इथाइलिन बड़ा अच्छे से वर्क कर रहा है। देखो अंडर वाटर इसको राइस प्लांट में इंटरनोड को इलोंगेट करा रहा है, ताकि राइस का जो प्लांट है वो पानी से ऊपर रहे और उसका सीड खराब ना हो, तो ये काम करता है, ठीक है। फ्लावरिंग कराता है, किस में फ्लावरिंग कराता है, पाइनएप्पल में। पाइनएप्पल में फ्लावरिंग ऑक्सिन भी करा रहा था, लेकिन ये जो है फ्रूटिंग भी इनिशिएट करता है, फ्रूट सेटिंग भी कराता है। वो सिर्फ क्या कराता है, फ्लावरिंग कराता है। मैंगो में भी फ्लावरिंग कराता है, फ्रूट सेटिंग कराता है, ठीक है। तो ये जो पीजीआर है इस तरह का काम करता है, और ये गैसियस हार्मोन है, तो इसे इथेफोन, ये होती है इसकी लिक्विड स्टेज होती है, तो उस लिक्विड फॉर्म में हम इसको प्लांट को एब्जॉर्ब करा सकते हैं। लिक्विड, क्योंकि प्लांट जो है लिक्विड फॉर्म को ही करेगा, अगर हम उसे वोलेटाइल देंगे तो वो इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा ना। तो इथेफोन की फॉर्म में हम इसे प्लांट को देते हैं। दूसरा ये क्या करता है, हास्टन करता है फ्रूट राइपनिंग इन टमाटो एंड एप्पल्स, तो मार्केट पीरियड जो है उसका बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन एब्सेशन भी कराता है, जैसे कि थिकनिंग ऑफ कॉटन कराता है, चेरी और वॉलनट में करा देता है, ठीक है। एब्सेशन, तो एब्सेशन का भी काम करता है, मैंने बोला था ये दोनों तरह का हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी है और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर भी है। अब ये जो कुकुम्बर वगैरह होती है ना, कुकुरबिटेसी फैमिली, कुकुरबिटेसी पूरी फैमिली, इसमें फीमेल फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। अब फीमेल फ्लावरिंग को अगर ये प्रमोट करेगा, फीमेल फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा तो ग्रोथ भी तो बढ़ जाएगी ना, फूड प्रोडक्शन भी तो बढ़ जाएगा ना। जितने ज़्यादा फीमेल फ्लावर होंगे उतना ही ज़्यादा फूड प्रोडक्शन होगा, अगर सारे के सारे में पोलिनेशन हो गया तो कुकुरबिटेसी जो फैमिली है, ना केवल कुकुम्बर में, कुकुरबिटेसी पूरी फैमिली में ये क्या कराता है, फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है, जिससे कि यील्ड क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये हो गया इथाइलिन का। अब हम करेंगे एब्सिसिक एसिड का। ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होता है, इसलिए ये सारे जो काम करता है इनहिबिटर वाले करता है। तो क्या करता है, एब्सिशन को रेगुलेट करता है,
एब्सेशन कराता है, डोरमेंसी कराता है, सीड डोरमेंसी कराता है, ठीक है, इनहिबिट करता है सीड जर्मिनेशन को क्योंकि सीड डोरमेंसी कराता है। दूसरा स्ट्रेस हार्मोन की तरह करता है। स्ट्रेस हार्मोन की कैसे कि स्टोमेटा को क्या करता है, क्लोज कर देता है। अब जब स्टोमेटा को ये क्लोज करेगा अनफेवरेबल कंडीशन में तो स्ट्रेस हो जाएगा ना, तो इसलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। और एबीओ को ना ग्रोथ हार्मोन का एंटागोनिस्टिक भी बोलते हैं, यानी कि इसके अपोजिट काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, तो इस तरह से हमने पढ़ लिए कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन क्या होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं, प्रमोटर और इनहिबिटर्स क्या होते हैं। अब है फोटोपीरियडिज्म। फोटोपीरियडिज्म का मतलब है कि लाइट का फ्लावरिंग पे कितना इफेक्ट पड़ता है, उसे फोटोपीरियडिज्म बोलते हैं। पिक्चर की हेल्प से समझते हैं। देखो, कुछ जो प्लांट होते हैं वो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। अब लॉन्ग डे प्लांट उन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि वो फ्लावरिंग जो उनका क्रिटिकल फोटो पीरियड होता है ना, उसमें डे टाइम से क्रिटिकल फोटो पीरियड जो होता है उसका जो डे टाइम है उससे ज़्यादा अगर लाइट मिलेगी तो वो फ्लावरिंग करेगा, अदरवाइज वो फ्लावरिंग नहीं करेगा, उसकी लाइट कम हो गई। यानी कि ज़्यादा 12 घंटे से ज़्यादा उन्हें लाइट चाहिए होती है। जो क्रिटिकल फोटो पीरियड का मतलब होता है, मान लो उन्हें 8 घंटे के लिए लाइट चाहिए, तो 8 घंटे से अगर उन्हें कम लाइट मिलेगी तो वो फ्लावरिंग शो नहीं करेंगे। 8 घंटे से अगर ज़्यादा मिलेगी तो ही वो फ्लावरिंग शो करेंगे, तो उनको बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट, यानी कि ज़्यादा टाइम के लिए उन्हें लाइट चाहिएगी तब। शॉर्ट डे प्लांट होते हैं कि उनका क्रिटिकल पीरियड है कि इतने पीरियड तक उन्हें उस पीरियड से कम में, मान लीजिए उन्हें चाहिए 8 घंटे की, तो 8 घंटे से उन्हें अगर कम की लाइट मिलेगी तो वो फ्लावरिंग शो करेंगे, अगर ज़्यादा की मिली तो नहीं करेंगे वो शो। तो ये होता है शॉर्ट डे प्लांट, यानी कि इन्हें थोड़े समय के लिए लाइट चाहिए होती है। डे न्यूट्रल प्लांट्स क्या होते हैं कि उन्हें लाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा मिले कम मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लावरिंग शो करेंगे। तो इस तरह से फोटोपीरियडिज्म के बेस पर, लाइट की प्रेजेंस के बेस पर, कितने टाइम तक उन्हें लाइट मिलनी चाहिए, इस बेसिस पर लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट में प्लांट्स को डिवाइड किया गया है कि क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज़्यादा अगर लाइट मिल रही है तो फ्लावरिंग शो कर रहे हैं, कम लाइट मिल रही है तो शॉर्ट डे प्लांट्स वो कहेंगे, और अगर फर्क नहीं पड़ रहा है तो उन्हें डे न्यूट्रल प्लांट कहेंगे, ठीक है। ये था फोटोपीरियडिज्म, यानी कि लाइट का क्या इफेक्ट होता है फ्लावरिंग पे। दूसरा है वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन कहते हैं इफेक्ट ऑफ कोल्ड, एक्चुअली में एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं कि वो लो टेम्परेचर से एक्सपोज होने के बाद ही सीड सेटिंग करते हैं, ठीक है। एक्चुअली में इसका जो एग्जाम्पल है वो टेम्परेट रीजन से लिया गया है। इसमें एक्चुअली में वीट की एक क्वांटिटी ली गई, उसमें एक समर वैरायटी ली गई और एक ऑटम वैरायटी ली गई। तो जो समर वैरायटी थी वो क्या थी, अपनी ग्रोथ शो करके और फ्लावरिंग शो कर देती थी इस सीज़न में, लेकिन जो ऑटम वैरायटी थी उसको कोल्ड एक्सपोजर चाहिए था, वो एक्चुअली में फूड सेटिंग नहीं कर पाती थी उसे। लेकिन कोल्ड में क्या होता था, कोल्ड में जो था वीट जो है वो ख़राब हो जाता था। जब कोल्ड में वीट ख़राब हो जाता था तो ये एक दिक्कत का कारण बन गया था कि कैसे। तो फिर उसमें क्या हुआ कि जो विंटर वैरायटी थी उसको थोड़ा सा एक्सपोजर दे दिया गया कोल्ड का, जितना चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा में तो वो ख़राब हो जाता था। तो जब उसको कोल्ड का एक्सपोजर दे दिया गया तो उसने फ्लावरिंग शो कर दी गई। तो बेसिकली वर्नलाइजेशन क्या है कि कोई प्लांट फ्लावरिंग शो करता है, ठीक है। कैसे शो करता है, जब उसे एक्सपोजर दिया जाता है लो टेम्परेचर का। बेशक वो क्वांटिटेटिवली है या क्वालिटेटिवली है, ये डिपेंड करता है वैरायटी पर। तो इसे बोलते हैं वर्नलाइजेशन। और ये जो वर्नलाइजेशन है, कोल्ड ट्रीटमेंट है, ये एक हार्मोन से जो है सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है। तो इस तरह का एग्जाम्पल दिया गया था। तो ये था हमारा पूरा का पूरा ये जो मोस्टली ये जो वर्नलाइजेशन है ये बाइनियल प्लांट्स में देखने को मिलता है। और जैसे कि एग्जांपल है सुगर बीट, कैबेज, कैरेट, ठीक है। तो ये 2 सीज़न में शो करते हैं फ्लावरिंग। एक सीज़न में ये वेजिटेबल्स देते हैं, मैंने आपको बताया था रोस्टेड हैबिट वाले होते हैं, ये कैबेज वगैरह जो होती हैं रोस्टेड हैबिट वाले होते हैं। तो ये फ्लावरिंग शो करते हैं कोल्ड ट्रीटमेंट से। तो ये है वर्नलाइजेशन का इफेक्ट पड़ता है। ये चैप्टर हो गया है ख़त्म। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू।